Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Desert Rose Psychic Platform. Hope you all are doing well. आज हमारे कोर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी का दूसरा लेक्चर है और मैं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मिस फलक। हमने पिछली वीडियो में जो है डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड करंट स्टेटस। इसके अलावा हम जो है आज के टॉपिक में कवर करेंगे करंट स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, करंट स्टेटस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, इमर्जिंग ट्रेंड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें जो है डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। बेसिकली असेसमेंट एंड डायग्नोसिस का जो एरिया है उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है डिफरेंट असेसमेंट्स जो है कंडक्ट करते हैं ताकि जो है किसी भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को जो है अंडरस्टैंड कर सकें और जो है उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए डायग्नोसिस दे सकें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है डिफरेंट असेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए किसी भी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और जो है उनकी इमोशनल फंक्शनिंग को इवेल्युएट करने में मदद करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें असेसमेंट टूल्स की, तो असेसमेंट टूल्स बेसिकली जो है डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट स्किल्स होती हैं, डिफरेंट बैटरीज होती हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। और अगर हम टेक्निक की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, जो जिसमें जो है क्लिनिकल इंटरव्यूज़ आ जाते हैं और जो है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम मर्ज करके हम जो है एक साथ यूज़ कर कर जो है किसी भी जो है इवैल्यूएशन तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है आ जाता है साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, और ये जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक मेन पार्ट है, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसी भी क्लाइंट को जो है थ्रू मेडिसिन ट्रीट नहीं करते हैं। तो उनका जो मेन एरिया ऑफ फोकस है वो जो है साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग है। अगर हम देखें साइकोथेरेपी की, हमने जैसे बात की थी कि बहुत डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं। हमारे पास सीबीटी भी है, हमारे पास डीबीटी भी है। इसके अलावा हम जो है साइकोडायनेमिक भी यूज़ करते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमारे पास बहुत वैरायटी है थेरेपीज़ की। इसके अलावा अगर हम हम काउंसलिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी यूनिक नीड्स क्या हैं, उनके साथ कौन सी थेरेपी काम करेगी, उनको जो है अकॉर्डिंगली जो है उनकी नीड्स के हम जो है किसी भी थेरेपी को चूज़ करते हैं और हम फिर उनके साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जो कि एंजाइटी इश्यूज़ के साथ आता है, तो हम उसके साथ माइंडफुल बेस्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, हम उन्हें डीप ब्रीथिंग सिखाते हैं, हम उन्हें इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाते हैं। और जब हमारे पास कोई भी ऐसा क्लाइंट आता है जो कि बिहेवियरल इश्यूज़ फेस कर रहा है, तो हम उसके साथ सीबीटी कर रहे होते हैं ताकि जो है उसका जो प्रॉब्लम है, उसकी जो यूनिक नीड है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको जो है ट्रीट किया जा सके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसर्च एंड एकेडमिक परस्यू। रिसर्च जो है किसी भी फील्ड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे जो है उस फील्ड को एडवांस करने में, उस फील्ड की और डेप्थ को समझने में कि चीज़ें किस तरह काम करेंगी, वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं और क्या चीज़ें हम नई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो बहुत हेल्प करती है। इसी तरह साइकोलॉजी की फील्ड में भी जो है रिसर्चेज़ होती हैं और जो है ये रिसर्चेज़ हेल्प करती हैं फील्ड को एडवांस करने में, और जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके ट्रीटमेंट्स हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस है, ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग को, या जो मुश्किल करते हैं किसी भी ट्रॉमा से या किसी भी डिस्ट्रेस से ओवरकम करने का। तो ये सारी चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग रिसर्च के थ्रू ही मिलती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर जो है साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफरेंट प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल लाइक साइकाइट्रिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और जो है एजुकेटर्स हैं, उनके साथ जो है मिलकर काम करती है ताकि जिनको नीड है उनको जो है प्रॉपर केयर और जो है सपोर्ट दिया जा सके। इसके बाद हम मूव करते हैं फर्दर करंट स्टेटस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ।
अगर हम करंट स्टेटस की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि लाइक टेक्नोलॉजी का यूज़ असेसमेंट्स, ट्रीटमेंट्स, रिसर्च प्रोसेस के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। इससे पहले 1-to-1 सेशंस हुआ करते थे, फिज़िकली सिटिंग्स होती थी, लेकिन अब जो है हम बहुत सारी चीज़ों को जो है ऑनलाइन भी लेकर चल सक रहे हैं थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाती है डाइवर्सिटी एंड कल्चरल कॉम्पिटेंस। ये एक बहुत अहम फैक्टर है साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस का, एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जो है डे बाय डे जो है कल्चरल सेंसिटिविटी और जो है डाइवर्सिटी को जो है बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है, ताकि जो है इंडिविजुअल की जो कि हेल्प लेने आया है उसकी जो है प्रॉपर मेंटल हेल्थ सर्विस उसको दी जा सके। फॉर एग्जांपल अगर हम कल्चरल डिफरेंस को ही अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अगर हम कल्चरल डिफरेंसेस से ही बाहर नहीं आ पाएंगे, तो हम किस तरह किसी को मेंटली जो है हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की तरफ चलते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं जो कि डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, लाइक साइकाट्री, सोशल वर्क, न्यूरो साइंस। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो है जो हमारा क्लाइंट है हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम जो है उसका बेनिफिट होना चाहिए, कि हम जो है अपनी प्रैक्टिस के थ्रू, हम अपने काम के थ्रू उनको बेनिफिट दे सकें, हम उनको जो है वो प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकें जिनकी उनको नीड है। तो वहाँ पे अगर हमारे पास कुछ बैरियर्स बन जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पीछे बात की कल्चरल कॉम्पिटेंसी की, अगर हमारे पास कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, हमारे पास लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, डाइवर्सिटी आ जाती है हमारे पास पॉपुलेशन में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हमारे लिए बैरियर का काम करती हैं अपने क्लाइंट की हेल्प करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों पे काम बहुत अच्छा हो रहा है और कल्चरल कॉम्पिटेंसी को भी बहुत जो है एम्फसाइज़ किया जा रहा है, डाइवर्सिटी को भी बहुत जो है एम्फसाइज़ किया जा रहा है। और हम जो है अपने साथ डिफरेंट लोगों को साथ लेकर चल रहे होते हैं, सोशल वर्कर को भी साथ लेकर चल रहे होते हैं, हम साइकाइट्री को भी साथ लेकर चल रहे होते हैं, हम न्यूरो साइंस को भी साथ लेकर चल रहे होते हैं, जो कि एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जा सकती है किसी भी क्लाइंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ अगर पेशेंट को नीड है, जहाँ अगर क्लाइंट को नीड है मेडिसिन्स की, अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे साइकाइट्रिस्ट के साथ, तो हम उसे वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। और अगर नीड है मेडिसिन की, तो वो सिर्फ थेरेपी से काम नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो मेडिसिन्स ले रहा है, प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर उसे नीड है साइकोथेरेपी की, तो वो वाला काम मेडिसिन नहीं करेगी। तो इसलिए ये जो इंटरडिसिप्लिनरी फैक्टर जो आ रहा है, ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से मुराद ये है कि जो भी इंटरवेंशंस, जो भी टेक्निक्स यूज़ की जा रही है, वो जो है एम्पेरिकल एविडेंस के साथ होती हैं, ठीक है ना। उनको जो है डिफरेंट रिसर्चेज वगैरह से जो है गुजार कर, वो जो है डिफरेंट रिसर्चेस वगैरह उन पे होकर, बहुत सारा उन पे जो है काम कर कर जो है उनको एविडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये जो है इंटरवेंशन, ये जो है टेक्निक यूज़फुल है एंड यू कैन यूटिलाइज इट इन योर प्रैक्टिसेस। फर्दर हम मूव करते हैं इमर्जिंग ट्रेंड की तरफ। अगर हम इमर्जिंग ट्रेंड की बात करें तो हमारे पास जो है सबसे पहले आ जाती है इंटीग्रेटिव अप्रोचेस। इंटीग्रेटिव अप्रोचेस से मुराद ये है कि लाइक हम जो है जैसे कि हमने बात की थी कि हम जो है डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। हम किसी भी एक अप्रोच के साथ स्टिक नहीं रहते कि हमने सिर्फ वहाँ पे जो है बिहेवियर पे काम करना है, तो या हमें तो हम यही करेंगे, और हम जो है इसके साथ काम करना है, हमें अगर बिहेवियर के साथ काम करना है तो हम ये अप्रोच यूज़ करेंगे, और अगर हमें एंग्जाइटी के साथ काम करना है तो भी हम ये यूज़ करेंगे। हम जो है
मल्टीपल थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज़ के साथ चलते हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट थेरेपीज़ आ जाती हैं, माइंडफुल बेस्ड इंटरवेंशंस आ जाती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाती है, साइकोडायनेमिक आ जाती हैं। हम जो है ये वाली चीज़ जो है प्रैक्टिस भी हो रही है, और ये जो है मज़ीद इमर्ज भी हो रही है कि हम जो है डिफरेंट थेरेपीज़ वगैरह को यूज़ करते हुए किसी भी इंडिविजुअल के साथ जो है काम करें। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है प्रिवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन जो है बहुत ही जो है ज़बरदस्त एक फैक्टर है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं और हम अर्ली उसके साथ काम शुरू कर देते हैं, तो वो मसला इतना जो है ज़्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इशू ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो उसको फिर ख़त्म करने के लिए भी उतना ज़्यादा ही जो है टाइम लगता है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशंस जो है बहुत ही बेस्ट है कि वो जो है उस मसले को बहुत ग्रो होने से पहले ही जो है बहुत हद तक मैनेज और सॉल्व कर देती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है हम चलते हैं न्यूरो साइंस एंड साइको फार्माकोलॉजी की तरफ। न्यूरो साइंस एंड साइको फार्माकोलॉजी हमें जो है एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि किसी भी मेंटल इलनेस की जो है बायोलॉजिकल बेसिस का, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि हम जो है साइकाइट्री को, सोशल वर्कर्स को और जो है न्यूरो साइंस को साथ लेकर चल रहे होते हैं, और ये हेल्प भी कर रहा होता है जो हमें मेंटल इलनेसेस है उनकी बायोलॉजिकल बेसिस बताने के लिए भी। फॉर एग्जांपल, अगर नीड हमारी बॉडी को है, अगर वहाँ पे चीज़ें मसला कर रही हैं, तो थेरेपीज़ या साइकाइट्री मेडिसिन उतना बेहतर काम नहीं करेगी जितना जो है दूसरी मेडिसिन काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ कोलैब होकर चल रही होती है ना, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं चैलेंजेस की तरफ एंड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। एज़ यू नो कि मेंटल हेल्थ हमेशा से ही एक स्टिग्मा रहा है। मेंटल हेल्थ को हमेशा ही एक जो है कोई बहुत ही वियर्ड या बहुत ही जो है मुश्किल या गलत चीज़ समझा गया है। वो स्टिग्मा जो है अभी भी कहीं ना कहीं जो है रहता है, क्योंकि अभी भी जो है हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग में स्टिग्मा पाया जाता है। किस बहुत हद तक जो है इसके लोगों ने ओवरकम किया है, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को हेल्प लेने या ट्रीटमेंट करवाने से जो है कहीं ना कहीं रोकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे एसेस टू केयर की। तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में और रूरल एरिया में जो है अभी भी प्रोवाइड नहीं की जा पा रही है। तो लाइक एसेस टू केयर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए, इस फील्ड के लिए। अपने तौर से लोग जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जितना वो हो सके लोगों को अवेयर करें, लोगों को अवेयरनेस दें अबाउट इट। पर जो है कहीं कहीं अभी भी जो है उनको उन तक पहुंचना, उन तक रीच आउट करना अभी भी जो है एक चैलेंज रहा। और अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हमारे पास जो है एडवांसमेंट इन ट्रीटमेंट आ गई है। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च जो है बहुत अहम रोल प्ले करती है किसी भी फील्ड में। तो रिसर्च ने जो है और अपॉर्चुनिटीज़ दी है इस तरह की कि जो है मज़ीद इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस जो है डेवलप की जाएँ, मज़ीद जो है ऐसे ट्रीटमेंट्स, ऐसी अप्रोचेज़ जो है डेवलप की जाएँ जो कि किसी बहुत हेल्पफुल साबित हों। इसके बाद अगर हम ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है लाइक फील्ड, किसी भी फील्ड में लाइक एडवांसमेंट होती रहती है, फील्ड इवॉल्व करती रहती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रोफेशनल जो है अपनी फील्ड से जो है अपडेट रहने के लिए, अपनी फील्ड में होने वाली चेंजेस, होने वाले जो है एडवांसमेंट से अपडेट रहने के लिए कहीं ना कहीं अपनी ट्रेनिंग्स और एजुकेशंस को जो है कंटिन्यू रखें, ताकि जो है जिस तरह नए नए इश्यूज इमर्ज हो उसी तरह उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी हमारे पास लाइक डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट इंटरवेंशंस हुआ करें।
तो लाइक ओवरऑल ये चीज़ है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, और जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इवॉल्व भी कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ों से ओवरकम हो चुके हैं। लाइक हम लोगों ने किसी बहुत हद तक जो है स्टिग्माटाइज जो है कम कर दिया है इस फील्ड को। लाइक इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितना ज़्यादा हो सके अवेयर कर सकें, जितना ज़्यादा बेहतर हो सके हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली उनके साथ काम करें। और कुछ चीज़ें जो हैं अभी भी कंटिन्यूसली हो रही है, जैसे डिफरेंट रिसर्चेज हो रही हैं, और जो है इसी तरह फील्ड इवॉल्व करती रहती है। तो जी, आज का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।